हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल्स 1 है जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विविधता तथा जीवन का विकास। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू द क्लासिफिकेशन, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। जैसे कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बना रहा है, जिससे बच्चों को आसानी समझा जा सके और उसको जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसमें जो है हम हर तरह की चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होती है, जैव विकास के बारे में क्या होता है, वायरस से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे जो है जीवन का जो है शुभ आरंभ हुआ। तो हर चीज़ के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे फर्स्ट टॉपिक इज organic evolution. Organic evolution? What do you mean to organic evolution? What is the evolution? First question come in our mind. What is evolution? The formation of complex organism through the gradually change from simple essential types over to the course of geologically time in the term evolutions or organic evolution. According to the theory of organic evolution, their first point is the various present day organisms were not created in the same form in which they exist today, but have gradually evolved from a much simple essential form from a common ancestor. The characteristics of organism have been to the change in the past. They are changing even today and will be continue to do so in their future as well. This is due to the fact that the environment in which the organism live also changes, and organisms need to adapt to a changed environment in order to survive. The several living organism of the past has become extinct, and there are organism of the various form species found on the earth has been to the gradually and extremely slowly process, requiring hundred or even thousands of years. However, the evolution of the black prepared moth and polypoids variety of some crops and pesticide resistance of mosquitoes happen in such a short period of time. Friend, there is an organism of the various form the found on the earth has been to gradually and extremely slow process, requiring hundreds or even thousands of years. However, the evolution of black
prepared muth are polypoids. Varieties of some crops are pesticide resistantly or mosquito happen in such a shorter period of time. This process of slow and gradually change is called organic evolution. What do you mean to the organic evolution? This process of slowly and gradually change is called organic evolution. The theory of organic evolution states that all living, all living things on earth are here is the result of descent with the modification from a common ancestor. It is the organic evolution. दोस्तों यहाँ पर जो है जैव विकास के बारे में पढ़ना है हमने। आखिर जैव विकास होती क्या है, जैव विकास किसे कहते हैं? तो हमारे समक्ष बहुत से क्वेश्चन हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले जो भूवैज्ञानिक काल के दौरान सरल प्रकार के जो पूर्वजों से जो परिवर्तन के परिणाम फलस्वरूप जटिल जीवों का बनना विकास एवं जैव विकास कहलाता है। देखिए जो पुराने समय से जो भूवैज्ञानिक काल के दौरान जो है सरल प्रकार के पूर्वजों से परिवर्तन हुआ है कि फलस्वरूप जटिल जीवों का जो है बनना विकास एवं जैव विकास कहलाता है। कहते हैं पूर्वज भी जो हमारे आपने देखा ही होगा, इसके डिफरेंट स्टेज भी दिखाए जाते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे होंगे, ऐसे थे, तो उसी बेस पे जो है यहाँ पर बताया गया। लेकिन सबसे पहले आपके समक्ष तो यही बात आती है कि जैव विकास सिद्धांत के अनुसार क्या बातें रखी गई थी और इसमें क्या खासियत थी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण और जो है विचार करने योग्य बात रहती है। इसमें कहते हैं आज के विभिन्न जीव उसी रूप में नहीं बने जिस रूप में आज पाए जाते हैं, बल्कि वह एक सामान्य पूर्वज रूप से जो कहीं अधिक सरल प्रकार का रहा होगा, धीरे धीरे विकास हुआ है। तो चलिए विकास तो हुआ है, बात तो हम भी समझते हैं। इसी में कहा गया कि जीवों के लक्षण विगल काल में बदलते रहे हैं, वह आज भी बदल रहे हैं और भविष्य में भी हो सकता है बदलते रहें। तभी तो साइंटिस्ट ये बात पे जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारे कार्टिलेजेस बोन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कान ख़त्म हो जाएगा, नाक के आगे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बाल इवन ख़त्म हो जाएंगे। तो कहते हैं ये बात आएगी तब देखी जाएगी, लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार एवोल्यूशन जो है हमेशा चलती रहती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जीव जिस वातावरण में रह रहे हैं वो भी बदलता ही जा रहा है। अब पूछिएगा कैसे बदल रहा है। दोस्तों आपको भी ये बात मालूम होगा कि जितना अभी गर्मी पड़ रही है शायद पहले नहीं पड़ती थी, जितना आज प्रदूषण हमारा वातावरण हो चुका है शायद पहले नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि सब चीज़ अपना रूप रंग सब बदल रहे हैं। आज मौसम का पैटर्न बदल रहा है, जब सर्दी पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रहा है। तो सब कारण क्या है? हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा पृथ्वी जो है विनाश के कगार पे आ चुका है, जहाँ पर ना कोई पर्यावरण के लिए कोई जागरूक है, ना पर्यावरण संरक्षण के कोई उपाय बनाता है। सिर्फ क्या करते हैं, एक पर्यावरण दिवस के रूप में मना लेते हैं, मंत्री लोग जाते हैं एक पेड़ गाड़ देते हैं और फ़ोटो खिंचवा लेते हैं कि हम तो पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। कहाँ कोई रूल रेगुलेशन अपनाया जा रहा है? आए दिन पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हाउस होते जा रहे हैं, सारे जंगलें ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही तभी तो कह रहा हूँ कि जो फिल्मों में भी आजकल जो पेड़ पौधे काटते हुए दिखाए जाते हैं तो वो मिलेनियम कमा लेती है। तो हमारी मानसिकता क्या रह गई है? हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार से हो। तो जीवन में देखिए हर चीज़ बदलाव जो है होती चली जा रही है और ये बदलाव का सबसे बड़ा कारण जो है हमारी सोच विचार है। ठीक है, हम पेड़ पौधों को जिस प्रकार से नष्ट करते जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में शायद इंसान के अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। क्या जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं तो इंसान विलुप्त नहीं हो सकता क्या? जरा सोचिए एवं विचार कीजिए इस बात पे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है इस जन कल्याण के लिए। तो ये बात तो आपके समक्ष भी है कि परिवर्तन तो वातावरण में जीवों के जीवित बने रहने के लिए अनुकूल की अवस्था होती है, लेकिन ऐसी अवस्था उनको अभी नहीं मिल रही है। गाय हुई देखिएगा सड़कों पे ऐसे ही घूम रहा होता है और आए दिन कोई ना कोई गाय जो है गाड़ियों से टकरा जाती है, कोई मोर मर जाता है, कोई डॉगी मर जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है और क्या कैसे हो रहा है ये मेरे बस तो है नहीं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात जो है आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि विगल काल से अनेक जीव जो है आज विलुप्त हो चुके हैं, ये आपको भी पता है और मैं अभी भी बताया हूँ कि आप सोच रही होगा कि जीव विलुप्त हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आने वाला समय में मानव जाति भी विलुप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जब हड़प्पा कल्चर नष्ट हो सकती है, जब वो सारे कल्चर ख़त्म हो सकती है, तो हमारी सभ्यता क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? हम भी तो वही गलती दोहरा रहे हैं, अपने आप को आधुनिकता के आड़ में आगे बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ जो है जीव जंतु को नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं, यहाँ तो लिखा गया कि विगत काल के अनेक जीव जो है आज विलुप्त हो चुके हैं, तो आने वाला समय में हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, ये हमें भी समझ है। आज जो विभिन्न प्रजातियां स्पीसीज मिलती है, उनका जो उद्भव एवं क्रमिक और अत्यधिक धीमी प्रक्रिया रही है। इस प्रक्रिया में सैकड़ों वर्ष से लेकर हजारों वर्ष तक लगे होंगे। यद्यपि ब्लॉक पिंड स्लैब्स और वायु गणित प्रकार कुछ फसलें और पिरकनाशी प्रतिरोधी मच्छरों का विकास बहुत ही कम समय में हुआ होगा। आजकल देखते हो कि जो हम पेस्टिसाइड यूज़ भी करते हैं खेतों में, उसका भी असर कुछ भी नहीं रह गया। चाहे हम मच्छर का दवाई भी लगाते हैं तो मच्छर जो है रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। तो ये सारे कारण जो है हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा कि सरकार की लापरवाही है, हम इंसानों की लापरवाही है। कहते हैं, जब आप आंदोलन करके कोई रूल रेगुलेशन सरकार को आपस लेने में मजबूर कर सकते हो, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग क्यों नहीं ऐसा आंदोलन करते हो, जिससे कि हमारे जीव जंतु जो मर रहे हैं, पेड़ पौधे जो कट रहे हैं, उनके प्रति सरकार को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता जो है आवश्यक पड़े। कहते हैं ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आगे ये बात बताई गई है कि धीमी और क्रमिक परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को हम जो है जैव विकास का नाम देते हैं। जो धीरे धीरे प्रक्रिया होती है ना, वो जैव विकास कहलाता है। आपने भी देखा होगा इंसानों के जो पहला स्टेज क्या था, फिर सेकेंड स्टेज क्या आया, तो ये सारे जो है क्रमिक जैव विकास का एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हो आप। कहते हैं इस प्रकार जैव विकास के सिद्धांतों के अनुसार, अगर जैव विकास के सिद्धांत का अगर आप लेते हैं सही शब्दों में परिभाषा, तो यही कहता है कि पृथ्वी पर मिलने वाली सभी जीवधारी सामान्य पूर्वज के वंशज है। ठीक है, सामान्य पूर्वज के वंशज है और इन्हीं पूर्वजों में हुई रूपांतरण द्वारा विकसित हुए हैं। देखिए क्या बोला गया है कि हर जीव जो है एक ही चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम जाति भेदभाव किए जा रहे हैं। चाहे जीव तो छोड़िए, हम तो इंसानों को भी इंसान नहीं मान रहे हैं, अपनी प्रजाति नहीं मान रहे हैं। आए दिन जो है एक दूसरे खून के प्यासे बने हुए हैं, आए दिन जो है सांप्रदायिक दंगा फंसा रहे हैं। तो ये साइंस भी कहता है कि हमारा जो वंशज है एक ही वंशज से बने हैं, इस सारे जीव की जो है उत्पत्ति हुआ है। क्योंकि जब विनाश हुआ था या धरती पर जब जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये कहते हैं कि सन का एक पार्ट था, सन जो ब्लास्ट हुआ तो ये दूर चला गया और जितना जो जैसा गया उस तरह से उसका विकास हुआ। आपने देखा ही होगा अभी कुछ डायग्रामों में, जिसमें हमने अमोनिया, मीथेन हो या हमारा हाइड्रोजन या वाटर हो, ये कहते हैं कंडीशन होना चाहिए किसी भी जगह जीव की उत्पत्ति के लिए। तो ये तो बृहस्पति और शनि पे भी पाया जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ भी जीव जरूर संभव हो सकता है। तो इसी पे जो है हमारा जो है साइंटिस्टों का रिसर्च अभी चल रहा है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज evidence of organic evolution. Friend, here is the evidence of organic evolution. The evidence supporting organic evolution are derived from a number of fields of biology. This discussed here are the morphological evidence and paleometeorological evidence and embryological evidence and molecules evidence. The next topic is evidence from a morphology. Friend, there is a thought organism of different species and groups are quite different from each other. They still retain containing a common feature. Morphological evidence for evolution are derived from homologous and analogous organs. They show the figure and vestigial organs, connective links. Their comparative study of various organs in a different groups of vertebrae exhibit of common feature which show that they are involved from a common ancestor. Take the example, the heart of the vertebrate is a figure. Here show the figure of some different animals' hearts. The first of all, a species means fish. Fish is a two heart chamber, a ventricle and articulars. And second is the amphibians. Amphibians is an important example of a frog. Here is a three heart chamber. And next is a reptile. Reptiles means there is a three heart chamber. The reptile is all animals are three heart chamber, but is crocodile is a four heart chamber is a exceptional case. And other is a mammals. Mammals
and birds are four heart chamber. Four heart chamber of many species is come a exceptional case of bat and whales. There is the exceptional case for a mammals category and comparative study of the heart different groups of vertebrate. दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो अगला टॉपिक है जैव विकास के विभिन्न प्रमाण। देखिए जैव विकास के बहुत से प्रमाण मिले हैं और बहुत सी चीज़ें जानना आपके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम भी उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि जैव विकास के विभिन्न विभिन्न प्रमाण कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है जैव विकास का समर्थन करने वाले जो प्रमाण जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मिलती है, इसमें से प्रमुख जो है प्रथम 4 क्षेत्र को जो है इम्पोर्टेंट माना गया है, जिसमें है अकार्कीय प्रमाण, ठीक है, दूसरा है भौगोलिकीय प्रमाण, तीसरा है जीव शिमिकीय प्रमाण और आणविक प्रमाण। ये चारों जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना दोस्तों, कभी कभी जो होता है इंग्लिश में याद कर लेना ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होती है जो आपको लिए थोड़ा मुश्किल करता है, लेकिन हमें पता है कि हम हिंदी भाषी हैं तो हमें इंग्लिश तो समझ आती है, प्लस हिंदी में अगर एक्सप्लेन हो जाए तो हमारे माइंड में पड़ जाए। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हमेशा इसी प्रकार से करने की कोशिश करता है। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि इस वीडियो का हर एक ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचना चाहिए। यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है लक्ष्य है कि हर बच्चों को जो है सही ज्ञान, सही मान्य और सही मान्यता मिले, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके और हमारा जो है भविष्य जो है उज्जवल बन सके। तो इसमें सबसे पहला हमारे समक्ष जो आता है अकारकीय प्रमाण। अकारकीय प्रमाण का यही मतलब होता है कि यद्यपि विभिन्न प्रजातियों के समूहों के जीव एक दूसरे से सर्वथा विभिन्न होते हैं, यद्यपि उनके कुछ लक्षणों में समानताएं होती है। विकास के संदर्भ में जो है आक्रामणमूलक प्रमाण निम्न लक्षणों के कारण दर्शाया गया है, जिसमें जो है आप समजातीय एवं समवृत्तीय अंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद समवेशित अंग के बारे में पढ़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा संयोजक कड़ियाँ। देखिए दोस्तों, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। होमोजेनेसिस एंड जो है हेटेरोजेनेसिस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो है क्रोमैटिक लिंक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये हमने 10th में भी पढ़ा था और यहाँ पर 10th या +2 या 12 का भी सिलेबस हो सकता है, तो उसमें भी ये सब जानने को हमें मिलता है, ठीक है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी साबित होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है मछलियों में जो बताया गया है, जैसे मत्स्य का मतलब होता है मछली, ठीक है। फिश में जो बताया गया है 2 हार्ट चैम्बर बताया गया, जिसमें वी और जो है ए से रिप्रेजेंट किया गया, जैसे नीलिया और अलिंदा नाम दिया गया है। दूसरा जो है दोस्तों एम्फीबियंस में जो आता है वो आते हैं 3 हार्ट चैम्बर, ठीक है। इसमें 3 हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं। आप इसका जो है एक मेढक को भी इसके एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जो कि आपके समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है रेप्टाइल। देखिए दोस्तों, रेप्टाइल में जो होता है 3 हार्ट चैम्बर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेप्टाइल में जो होता है 3 हार्ट चैम्बर होते हैं और ये भी जो होते हैं रेंगने वाले होते हैं। जितने भी रेंगने वाले होते हैं इसमें याद रखना, इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, यानी एक ले सकते हो जो मगरमच्छ होता है, उसकी जो होते हैं 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको एग्जाम में भी आ जाता है एक्सेप्शनल केस, तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है स्तंध का मतलब होता है इंसान, यानी मेमल्स, ठीक है। मेमल्स में जो होता है आपको पता ही, मेमल्स में हम सब आते हैं, ठीक है। मेमल्स की जो आप पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके होगा या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मेमल्स किसे कहते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके बाल प्रेजेंट होते हैं, जो दूध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक मेमल्स बनने के लिए इंपॉर्टेंट फीचर होती है। इसीलिए तो जो एक बैट होता है उसको भी मेमल्स में ही लिया गया है और एक बेल मछली होती है उसको भी जो है मेमल्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि सारे फीचर उसमें भी प्रेजेंट है। तो इसके जो होते हैं 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 4 हार्ट चैम्बर जो होते हैं बर्ड्स में भी होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स में होते हैं तो वो मेमल्स के पूरे कैटेगरी से अलग रखते हैं, इसलिए बर्ड्स का भी अपना एक कैटेगरी होती है जिसमें सारे बर्ड्स आते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ समझ के लिए बन जाता है कि विभिन्न हृदय से तुलना से ये हमें आता है, पता लगता है कि पहले जो थी सिंपली 2 हार्ट चैम्बर थे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ और आज जो है हम 4 हार्ट चैम्बर पे आ चुके हैं। तो क्या साइंटिस्टों को ये लगता है कि हम आने वाले समय में 5 हार्ट चैम्बर में कन्वर्ट हो जाएगा? तो साइंटिस्ट को यही कहना है ना कि भाई जब 2 हार्ट चैम्बर थे तो जो समय के साथ इसमें 3 हार्ट चैम्बर हुए, फिर 4 हार्ट चैम्बर हुआ।
देखिए दोस्तों, ये बात तो फ्यूचर की है। कहते हैं साइंटिस्ट भी बहुत बड़ा वो भी नहीं है, वो भी रिसर्च पे ही मानते हैं कि एवोल्यूशन सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ बातें जो होती है जिसको शायद साइंटिस्ट को भी मालूम ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस ऑर्गन। Homologous organ are the organs which are similar in structure and origin but maybe look very different and perform different function. Here is a four limbs of vertebra are a good example of homologous organs. They are the built on the same fundamental plan. Let these appear different and perform different function. In each case of four limbs consist of humerus, radius and ulna and carpula, metacarpus and phalanges. This basic similarity in the structure of the apparently different four limbs of different kind of vertebra is due to their fact that all these limbs have evolved from a common type called to the pentadactyls. It means five-fingered limbs. Here show the picture different kind of animals: birds, whale, cat, horse, humans. There are humerus, radiculana, carpula and metacarpula. Phalanges is a homogeneous adaptation in the bone of the forelimb of the same vertebra. The homologous organ therefore prove that a different kind of organism come into the existence through evolution. And next is a analogous organs. Analogous organ mean the structures which are functionally similar but structurally different are called analogous organ. Friend, what is definition of the analogous organ? The structure which is functionally similarly but structurally is different is called analogous organ. The wings of insect and that of birds are bad. Predactyls are example of the analogous organ and show this figure. Their function of the wings is the same for flying, but their insect wings has a no structural resemblance with that of vertebrates. Here show this picture. The analogous between wings and insect and different vertebrae is the insect, pterodactyls and bat and birds. The next is vestigial organs. Vestigial organs is any small, degenerate or imperfectly developing non-functional organs or part which maybe have been complete and functionally in some center. For given this figure, some vertebral organs a human body. Here is the body here in the male, and wisdom is the tooth and appendix and tail vertebra. There is a different kind of vestigial organs in human body. दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको हम समजात अंग कहते हैं। देखिए समजात अंग का क्या डेफिनेशन है, ये आपने 10th क्लास में भी एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, समजात अंग वो अंग होते हैं जो संरचनात्मक रूप से और उत्पत्ति के आधार पर तो सामान्य होते हैं, लेकिन देखने में भिन्न भिन्न होते हैं और जो इनका भिन्न कार्य होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल भी आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है। इसमें पक्षी है, वेल है, बिल्ली है, घोड़ा है, मनुष्य है। इनमें देखिएगा कि डिफरेंट देखिए सबका एक जैसा है, लेकिन सभी में जो है कार्य अलग है। पक्षियों में जो होते हैं, इनके जो ये वर्टिब्रस के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ने के लिए जो होते हैं कार्य करते हैं, यानी कोशरुकिया जो होते हैं अग्रपाद, ठीक है, वो उड़ने के लिए होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ कहते हैं कशरुकियों के अग्रपाद समझाते अंगों का एक अच्छा उदाहरण है। इसके निर्माण के मूलभूत योजनाओं के सामान्य है, ताकि ये भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं लेकिन विभिन्न कार्य करते हैं। देखिए है तो हम किसी भी जीव का हाथ ही मानते हैं, बट किसी में वो फ्लाई करने का काम आता है, किसी में खाना करने का काम आता है, कोई चलने के लिए यूज़ करता है। तो यही बात जो है एक डिफरेंस बनाता है समझातीय अंग में। देखिए समझातीय अंग की जो होती है उत्पत्ति तो सामान्य होती है, सबकी उत्पत्ति सामान्य है, लेकिन इनका कार्य जो है डिफरेंट है। तो इसी को हम जो क्या कहते हैं, समझातीय अंग। इन सब उदाहरणों से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि अग्रपाद की विभिन्न अस्थियां होती है, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अन्ना, कार्पस, मेटाकोपेल्स
और फ्लेनेजल्स शामिल है। विभिन्न प्रकार के कशेरुकियों के अलग अलग यानी जो है इनका वर्टिब्रेट होते हैं अलग अलग दिखाई देने वाले जो है अग्रपदों की संरचना यानी 4 लिम्स की संरचना में मूलभूत समानता इस तथ्य को दर्शाती है कि ये पाद एवं सर्वनिष्ठ प्रकार के जो पंच उंगली यानी जो है यहाँ पर 5 फिंगर्स लिम्स जो होते हैं वाले पूर्वज से ही विकसित हुए हैं, यानी जिनके 5 फिंगर्स रहे होंगे उन्हीं से जो है इनका विकास होने की जो है चांसेस हुआ होगा। तो ये बात जो है एवोल्यूशन के ऊपर जो है सटीक बैठती है। इस प्रकार समझाते अंग दर्शाते हैं कि विभिन्न जीवों की अलग अलग सृष्टि नहीं हुई है बल्कि वे विकास प्रक्रिया द्वारा ही बने हैं। तो ये बात जो है साफ हो गया है यहाँ पे। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है समृद्धि अंग, देखिए उसका वो उल्टा ही है। कार्य में समान होते हैं, सबका काम एक जैसा होता है लेकिन इनका जो होता है संरचना भिन्न भिन्न होती है। याद रखना दोस्तों, इसका फंक्शन जो होती है कार्य में समान होते हैं यानी फंक्शन इनका सेम है बट इनका जो संरचना होती है वो डिफरेंट होती है, उसे हम समृद्धि अंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कह सकते हो कि एक कीट का पंख व पक्षी या चमगादड़ या जो है टेरिकोटाइस का पंख समृद्धि अंग के सबसे अच्छा उदाहरण माने जा सकते हैं। देखिए पंख का कार्य सामान्य होते हैं, ठीक है, उड़ने के लिए होता है, लेकिन कीट के पंख और कशेरुकों के पंख के बीच कोई सकारात्मक समानता नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप कुछ चित्रों में भी देख सकते हो कि इसमें किस प्रकार जो है दर्शाने की कोशिश किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है अवशेषी अंग। देखिए दोस्त, ये ऐसा अंग होता है जो कि हमारे आनुवंशिकता के रूप में भी जाना जा सकता है। अवशेषी अंग कोई भी छोटा, हर्षित या अपूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। ठीक है, जो अंग है जो किसी भी पूर्वज से पुण्य विकसित या क्रियात्मक रहा होगा। इस जो अक्रियात्मक अंगों की उपस्थिति के बारे में केवल यही तर्क दिया जा सकता है कि यह पूर्वजों से चले आ रहे जिनमें कभी उनकी कुछ कार्य रहा होगा। ठीक है, जैसे मानव शरीर के कुछ अवशेष संरचना दर्शाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इंसानों के जो होते हैं छाती के ऊपर जो है नर में शरीर के ऊपर बाल आ जाते हैं, तो आप देखोगे कि आदि मानव के समय भी बाल की जो है उपस्थित था। उसके बाद अकल दांत जो थी पहले के समय थी और आज भी जो है उपस्थित है, कई जगह ये मिलते हैं। उसके बाद है परिशेषिका जी, यानी इसके जो होते हैं आपने देखा ही होगा कि मनुष्य जो होते हैं उनके कुछ जो है परिशेषिका उपस्थित होते हैं और कई में तो नष्ट भी हो जाते हैं। उसके बाद है पुच्छ कशेरुक। आपने देखा होगा, अगर आपने जो है भ्रूण के जो है विभिन्न अवस्था देखा होगा तो जिसमें अगर पूँछ होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो मनुष्य में भी पूँछ दिखती है, लेकिन जब जन्म लेते हैं तब वो चीज़ें जो होती है जो छिप जाती है। तो इसका मतलब है कि हम भी किसी न किसी पूर्वज के थे, जैसे कि मैं इस डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।